जीव द्रव्य क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य और एक होता है केंद्रक के अंदर का द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अब जीव द्रव्य की जो खोज की थी डुजार्ड ने की थी, नामकरण पुरकिंजे ने किया था 1839 में। और जो जीव द्रव्य है उसमें ना 76% ऑक्सीजन पाया जाएगा और ये कार्बन इतने परसेंट, हाइड्रोजन ये इतना याद करने का नहीं है, ऑक्सीजन तक याद कर लो। और 80% भाग इसका जल ही से भरा होता है। इसमें कार्बनिक पदार्थ होगा ये ठीक है, ये देखो कार्बन हो गया, कार्बनिक और अकार्बनिक ऑक्सीजन हो गया। ये 81:19 में पाया जाएगा। अब आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस। आपने पढ़ ली होगी पर इसमें कुछ थोड़े मेन टॉपिक हैं। अब प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा जीव द्रव्य। इसमें प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं, जीवाणु, नीले हरे शैवाल, इसमें अपन लोग, पौधे, जंतु। कोशिका भित्ति प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और इसमें अपनी सेल्यूलोज की बनी होती है। कशाम्बी केवल एक तंतु होता है, कशाम्बी, फ्लेजला, वो सब वगैरह वगैरह, और इसमें कुल 11 तंतु होते हैं इसके अंदर। और जो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण थैलेकाइट में होता है। और जो पौधे होते हैं उसमें प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। और देखो इसी के अंदर पौधे और जंतु हो जाएंगे, तो जंतु में लवण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, पादप में पाए जाएंगे। और इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्रकाभ कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कोशिका भित्ति। ये तो सिंपल है, जो कोशिका भित्ति होती है ना, जैसे छाल हो गया, बाहरी संरचना, मृत भी होती हैं, वो लिग्निन व सेल्यूलोज की बनी होती हैं। और जीवाणु जो है उनकी जो कोशिका भित्ति होती है बाहर की, वो उसको पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं, मतलब उसकी बनी होती है। और अपने जंतु कोशिकाएं अपन में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब आता है मेन टॉपिक जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके पहले अपन ने पढ़े थे लाइसोसोम, ठीक है। जो लाइसोसोम के अंदर HCl अम्ल होता है जो कि दूसरों को मारने का काम करता है, कहीं कट पिट गया तो कोशिकाओं को जला देता है और फिर नई कोशिकाएं बनती हैं, तो HCl पाया जाता है। अब वो HCl का निर्माण कौन करता है, वो करता है खुरदुरी यंत्र जालिकाएँ। और लाइसोसोम की खोज की थी डी डूबे ने 1955 में, अब 55 में। और राइबोसोम की पैलेड ने की थी जंतु कोशिकाओं में, टॉमिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिकाओं में की थी। उसका निर्माण गोल्जी काय में होता है, अभी बताया था। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं, ये सबको याद है पर ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। स्तनधारी में लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता, ठीक है। और लाइसोसोम का pH मान जो होता है 4.5 से 5 होता है। लाइसोसोम के द्वारा स्वयं को एंजाइम द्वारा अपनी खुद ही को नष्ट कर लेता है, मतलब ये है, तो ये फूट के खुद ही को मार लेगा, या जिस कोशिकाओं के अंदर उसको, तो उसको ऑटोलिसिस कहा जाता है। अभी थोड़ा ऐसा इम्पोर्टेंट था बीच में, पत्तियों का रंग जो है पीला किसी कारण होता है, कैरोटीन के कारण, टमाटर में लाइकोपीन और चुकंदर में विटामिन। अकोशिकीय मतलब कोई कोशिकाएं नहीं पाई जाती हो, विषाणु, इसके अंदर सारी चीज़ एक ही घेरे के अंदर, लाइसोसोम, बैक्टीरिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सारी चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया इसी में पाई जाती हैं। अब देखो गुणसूत्र कैसे बनता है, ये जो गुणसूत्र है वो बनता कैसे है, ठीक है। तो ये गुणसूत्र है, ये और मिलके ऐसी संरचनाएं होती हैं बहुत सारी, इसको डिटेल समझोगे तो DNA होता है एक प्रकार, ये होता है DNA, ठीक है। ये एक इकट्ठे होके बनाएगा हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और फिर वह हिस्टोन प्रोटीन जो बड़ा है वैसे गोल गोल गुच्छे करके ये ऐसी संरचना बना लेगा, उसको कहते हैं गुणसूत्र। ये हो गया हिस्टोन प्रोटीन और ये हो गया DNA, ओके। इसमें RNA वगैरह नहीं पाया जाता। और जो कोशिकाएं हैं अपनी सारी, उसमें जो भी कोशिकांग है उसमें लाइसोसोम है, उसमें दोहरी झिल्ली नहीं पाई जाती। और ये जो अभी बताया इसको अभी और डिटेल से पढ़ेंगे अपन आगे। अब जो अपन हैं अपने में जो कोशिका झिल्ली होती हैं वो बनी होती है फास्फोलिपोप्रोटीन, फास्फोइड और लिपोप्रोटीन की। अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, कोशिका झिल्ली का लचीलापन। एक कोश की जीवों में कोशिका बाहरी पर्यावरण से भोजन पदार्थ को ग्रहण करता है, उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब आया अपना
क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मतलब आप डीएनए के बारे में और पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन देख लो। डीएनए क्या कहता है? अनुवांशिक सूचनाएं हैं, उनका संग्रहण करेगा और आरएनए स्थानांतरण करेगा। अब जो डीएनए है ऐसा ऐसा रहता है, अब इस साइड का टूट के अलग हो गया तो डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से एक साइड का रहता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, अनुलेखन, हिंदी में भी याद रखना। अब क्वेश्चन क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कई लोग बोलते हैं सीधे मर जाता है इंसान। नहीं, मर तो जाएगा पर बाद पहले होगा क्या? जो भोजन में ऑक्सीजन रहता है वो टूटेगा नहीं, एटीपी बनेगी नहीं, फिर एटीपी नहीं बनेगी तो ऊर्जा नहीं आएगी, फिर कमज़ोर पड़ेगा, फिर मरेगा वो। और सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है इन सब चीज़ों में जो अभी पढ़े अपन ने? उसमें है प्लास्टिड, जो कि पादपों में पाया जाता है। अब अभी अपन ने पढ़े जीव द्रव किससे बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव से। ये हो गया केंद्रक, इसके अंदर वाला द्रव, और ये कोशिका द्रव इसके बाहर वाला द्रव है। हिस्टोलॉजी मतलब ऊतकों का अध्ययन। हिस्टोलॉजी शब्द दिया था पहले, मेयर ने दिया था। इसका एक चैप्टर है आगे ऊतक वाला, वो पढ़ेंगे। अब मानव में जो कोशिका होती हैं उसमें सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? वो अंतर्द्रवी जालिकाएं होती हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, लाइसोसोम और जो सेंट्रोसोम है ये सिर्फ कहीं पाए जाएंगे? यूकैरियोटिक में, पशुओं में। और यूकैरियोटिक के पशुओं में, ये नहीं कि पौधों में भी पाए जाएंगे, पौधों में नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में तो पाए नहीं जाते, सिर्फ लाइसोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। देखो डिटेल समझो यार। बैक्टीरिया हो गया, और ये हो गए अपन, और ये हो गए पेड़ पौधे। इसमें लाइसोसोम पाया जाएगा, इसमें भी लाइसोसोम पाया जाएगा। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा, इसमें भी सेंट्रोसोम पाया जाएगा, और इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा, इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये पाए जाएंगे। ये क्वेश्चन था, जीवों में अत्यधिक विविधता आती है, अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, बच्चे होते हैं तो वो उत्परिवर्तन के कारण होता है, ना कि सहलग्नता के कारण। अब जो मानव शरीर में उसमें लसिका कोशिकाएं बनती हैं, यानी एक तो अपनी बोन हो गई और उसके साथ लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो बनती है तिल्ली में। अब जो स्टेम सेल है यानी स्तंभ कोशिकाएं, ये बहुत प्रकार की पाई जाती हैं। चपटी कोशिकाएं और चेहरे में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। उसी में एक स्तंभ कोशिकाएं होती हैं, वो रक्त हड्डी बनाती हैं, मांसपेशियों की कोशिकाएं बनाती है। इसका अलग चैप्टर है। ठीक है, अब जो रुस्का और नॉल है उसने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। अब देखो, जो फूल मतलब पेड़ पौधे रहते हैं उसमें फूल वाले भी अलग आता है रंग, और पत्तियों में भी अलग रंग, यानी पूरे पौधों में रंग का क्लोरोप्लास्ट करता है। ठीक है, और जो फूल और बीज को रंग देता है अलग अलग कलर के, वो क्रोमोप्लास्ट करता है। अब ये तो बता दिया हूँ, अंदर केंद्रक होता है, बाहर को कोशिका झिल्ली या भित्ति कहते हैं। जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म, जो कि कोशिका द्रव और केंद्रक से मिला होता है, यानी उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, कई बार आपको ये वर्ड सुनने में आए तो जो भी वर्ड सुनने में आए नए नए, उनको गूगल में जाकर डिटेल से समझो। इधर भी मैं बहुत कम कम बता रहा हूँ, डिटेल से समझोगे तो बाद में एक दूसरे से लिंक कर पाओगे। जो APYQ लगाए उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो उनको भी डिटेल से समझना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को। ये नहीं कि सीधे आंसर मिल गया टिक लगाए आगे बढ़े, बाकी 4 ऑप्शन के बारे में जानते नहीं हो। देखो कैसे बताता हूँ मैं, लिंक कैसे करते हैं। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? ह्यूगो डे ब्रिज ने। ठीक है, शॉर्टकट में लिखता हूँ, ह्यूगो डे ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इसने बोला था एक प्रजाति से नई नई प्रजातियों का निर्माण होता रहता है। ठीक है, और जो इनके अंदर अब एक कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती रहती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। वो कहा था रुडोल्फ विर्चो ने। और जो मैंने बताया ना पुरुरत कोशिकाओं से होता रहता है, उसी को कहते हैं ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला कहा गया, यानी कि रुडोल्फ विर्चो ने कहा। ऐसे लिंक अपने आप हो जाएगा, तुम बस पढ़ो, 4 ऑप्शन डिटेल से समझो। अब जो प्रोकैरियोटिक रहता है उसमें राइबोसोम बस मिलेगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। अब ये आता देखो, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक, ये इसमें 2 कोशिका झिल्ली पाई जाती है सिर्फ इन्हीं में।
राइबोसोम, लाइसोसोम, इनमें एक एक कोशिका झिल्ली पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि ऐसा कर लेना, मुझे नहीं पता। बोलेगा दो कोशिका झिल्ली किस किस्म में पाई जाती है, मुझे नहीं पता। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, केंद्रक और प्लास्टिड। ये प्लास्टिड, ठीक है, तीनों याद हो गए। कनेक्ट करके पढ़ो, ट्रिक बनाओ खुद से। अब देखो ये टॉपिक क्या है, मैंने IMP। सेंट्रोसोम हो गया, बता रखा है, और राइबोसोम हो गया जिसकी 1955 में खोज की गई थी पैलेट ने। ऐसा पूरा कनेक्ट करो, वापस रिवीजन करो उसी को तुरंत। और उसमें क्या होता है, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, इनमें कोशिका झिल्ली पाई नहीं जाएंगी, क्योंकि राइबोसोम तो अंतर्द्रव्य जालिकाओं में चिपके हुए होते हैं ना। अब जो प्रोकैरियोट रहते हैं उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, DNA में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, वो DNA के अंदर आएगा। अब जो अमीबा है वो यूकैरियोटिक है। ये आप जंतु जगत पढ़ोगे, पादप जगत, उसको डिटेल से पूरा जगत, तो उसके अंदर ये आएंगे, आगे पढ़ेंगे इसको। ये क्या है, जब मैं पढ़ रहा था तब 4 ऑप्शन आए थे, तो अमीबा यूकैरियोटिक लिखा था, तो वो भी नोट कर लिया मैंने। और फिर जब पादप जगत पढ़ा तब मेरे को समझ में आ गया कि हाँ ये यूकैरियोटिक है। अभी पढ़ रहे हैं ना अपन, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, पूरी डिटेल वही है ये। अब कोशिका भित्ति जो है उसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। कब देखा था, 1665 में देखा था। और इसको वो ने बोला था ना कि वो डब्बे डब्बे जैसी पाई जाती है, छाल में देखा था, जो मधुमक्खी के छत्ते जैसे ही पाई जाती है, ये बोला था। अब कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से मिलके। अभी पढ़े थे अपन ने लिपोप्रोटीन, वही है लिपिड, फास्फोलिपोप्रोटीन। क्या पढ़े थे, यूकैरियोटिक प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है फास्फोलिपोप्रोटीन की। कोशिका झिल्ली को ही वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, जिसमें कि कुछ पदार्थ रहते हैं जो IMP हैं, तो वो कोशिका एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है, बाकी यहीं रुक जाएंगे, कुछ कुछ आगे पीछे हो जाएंगे। बाकी परासरण तो आपको पता ही है। अब क्या करता है, पौधों की जो जड़ है वो जल को सोखता है और बाकी जगह पहुंचाता है, उसी को परासरण कहते हैं। अब जो अल्टमन आया था उसने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था, ठीक है। अब जो क्रेब्स चक्र है इसके बारे में बहुत डिटेल से बाद में बताऊंगा। क्रेब्स चक्र में वसीय शोषण होता है, ये याद रखो। अब जो RBC होते हैं, स्तनधारी होते हैं, उसमें अंतर्द्रव्य जालिकाएं नहीं होती। लाइसोसोम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया का ये नहीं होता, ठीक है। अब जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो गोल्जी काय होता है, गोल्जी उपकरण जो लाने ले जाने का कार्य करता है, उसको डिक्टियोसोम कहा जाता है, ठीक है। नोट कर लो जो नहीं पता। अब होता है चैप्टर प्रैक्टिस की बारी। अब कोशिका का अध्ययन मैंने बताया था, अभी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। कारक की, मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखता है, माइक्रोस्कोप से खोज की थी उसने, ठीक है। और जीवित कोशिकाएं, ये हो गई मृत, ये हो गई जीवित, ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 में। और कोशिकाओं का अध्ययन को अपन साइटोलॉजी कहा जाता है, जैसे कोशिका विज्ञान भी कहा जाता है। अब एक कोशिकीय जीव कौन कौन से होते हैं, अमीबा, पेरिमीशियम, ठीक है, ये अभी बाद में पढ़ने को आएगा। बैक्टीरिया यानी कि वायरस, और जीवाणु यानी कि बहुकोशिकीय, अभी बताया था। फिर बहुकोशिकीय जीव में अपन आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, कवक आ जाएगा। कई कवक दोनों में होता है, ठीक है, एक कोश की भी होता है, बहुकोश की भी होते हैं। केंद्रक, अब जो केंद्रक है अंदर का, ये केंद्रिका, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में खोज की थी। केंद्रक एक ही पाया जाता है। अब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडेन ने क्या किया था, पौधों में दिया था, और स्वान ने जंतुओं में दिया था। अब कोशिका सिद्धांत मतलब क्या हुआ, सिद्धांत मतलब पहले जो कोशिकाएं हैं, पहले से मौजूद कोशिकाएं, उन्हीं से मिलकर नई कोशिकाएं बनी होती हैं। अब कोशिका विभाजन में क्रोमेटिन की खोज किसने की थी। अब देखो क्या होता है, DNA होता है, ये हो गया DNA। DNA मिलकर हिस्टोन प्रोटीन बनाता है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन DNA से जुड़कर हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम बनाता है। ये जुड़ जाएंगे ऐसे बहुत सारे, वो उसको कहेंगे अपन न्यूक्लियोसोम। और जुड़ता क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम बनाया, ये न्यूक्लियोसोम। और ढेर सारे न्यूक्लियोसोम मिलके बनाते हैं क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन ऐसा दिखता है। और ढेर भर के क्रोमेटिन मिलकर अपना बनाता है गुणसूत्र, ठीक है। ये लंबी प्रक्रिया है, इसको मैं पढ़ रहा था। क्रोमेटिन क्या होता है,
समझ ही नहीं आ रहा, बस उसकी खोज फ्लेमिंग ने कर दी, पढ़ लिए। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की भी खोज की थी, पढ़ लिए बस। अब क्रोमेटिन होता क्या है, डिटेल से समझो। पहले डीएनए होता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन उसमें इकट्ठा हुआ, न्यूक्लियोसोम बनाया, न्यूक्लियोसोम मिलकर फिर बनाता है क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन होके बनाया गुणसूत्र। समझ में आया ना। फिर गुणसूत्र आता है डीएनए में, डीएनए फिर पूरे शरीर में फैलता है, फिर रक्त बनता है, फिर पूरा मानव शरीर बन जाएगा, ऐसा। अब देखो 1888 में क्या किया था, डब्ल्यू वॉल्डियर ने क्रोमेटिन को गुणसूत्र नाम दिया था। यानी कि जब क्रोमेटिन मिलकर गुणसूत्र बन जाता है, वो बताया था डब्ल्यू वॉल्डियर ने 1888 में। और अभी मैं बता रहा हूँ, इसका नाम लिख के आना, मेरा नहीं। अब भी पढ़े थे फिर अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण, उल्लेख, ठीक है, कब कब किया था। कोशिका भित्ति दृढ़ होती है म्यूरिन के कारण। जो पौधों में भित्तियाँ होती हैं, छाल होती हैं, वो म्यूरिन के कारण दृढ़ होती हैं। और और जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, उनमें भी जो कोशिका, ये देखो समझो ध्यान से, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बाहरी जो रहती है वो म्यूरिन के कारण दृढ़ होती है, कठोर। और म्यूरिन को ही पेप्टिडोग्लाइकन कहा जाता है, ठीक है। यानी पादप की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन के कारण दृढ़ होती है, कठोर। और पादप की जो कोशिका भित्ति रहती है, छाल वगैरह, वो सेल्यूलोज की बनी होती हैं। और कवक कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की होती है। कवक एक कोश की और बहुकोश की दोनों होता है। और जो कोशिकाएं हैं वो पूर्वरत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। उसको रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। अब वही अभी बताया था, ओमिनेस, ई सेल्यूला, वो सब वगैरह वगैरह। अब पादप और जंतु के बीच स्थिर जगत, ठीक है। जब पादप और जंतु दोनों के बीच आएगा तो युगलीना आएगा, युगलीना, जो कि एक कोशिकीय होता है और हरित लवक पाया जाता है इसमें। क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक भी हो जाता है कभी कभी, और पादप जगत भी बन जाता है, क्योंकि इसमें हरित लवक पाया जाता है। और इसको जंतु जगत भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कशाम भी पाया जाता है, फ्लैजेला बताया पीछे से। तो ये चल भी, गति भी कर सकता है, गति भी कर रहा है, और पौधा भी है, तो इसको बीज की कड़ी कहा जाता है। बाकी ये तो अभी पढ़े हैं। प्रोटोप्लाज्मा जीव द्रव्य का नामकरण जो हांस पुरकेंजे ने किया था इतने में। और जीव द्रव्य तो पता है, तरल पदार्थ होता है जो उसके अंदर, उसको कहते हैं। फिर कोशिका द्रव्य होता है प्रोटोप्लाज्म। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस किसने कहा, फिलिप सिकेविट्स ने कहा। और पावर हाउस क्यों कहते हैं, एटीपी बनती है, ऑक्सीजन, भोजन लेते हैं उसमें ऑक्सीजन रहती है, उससे ऊर्जा मिलती है, इसलिए पावर हाउस कहा जाता है। अब वॉल्डियर ने बताया, ठीक है, वॉल्डियर ने गुणसूत्र नाम दिया था क्रोमेटिन को। तारककाय का नामकरण बोबेरी ने किया था, और खोज की थी बेंडन ने। और ये सब तो अभी पढ़ लिया अभी अपन ने। कोशिका को मापते हैं। अब कोशिका भी को सूक्ष्म रहती है, उसको नैनोमीटर में नहीं मापते, उसको मापते हैं माइक्रोन में। अब केंद्रिका में क्या है, 85% प्रोटीन, आरएनए, डीएनए पाया जाता है, 5% मात्र। कोशिका, ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रिका का नामकरण न्यूक्लियोसोम कहा, केंद्रिका को न्यूक्लियोसोम बोमेन ने कहा, और केंद्रिका का नामकरण फोंटाना ने रखा। अब देखो पौधे और जंतु, उत्तक मतलब कि जो त्वचा है तुम्हारी, इनके संरचना जो बनी एक जैसी उत्तकों से बनी है। अब ये जो नाखून है, ये वाला जो ऊतक है वो मृत ऊतक है, बाल जो है वो मृत ऊतक है। तो फिर तुम कहोगे बढ़ कैसे रहे हैं, ये मत सोचना। अब वो बढ़ रहे हैं मतलब कि वो जीवित हैं। कोशिकाएं मृत हो सकती हैं पर ऊतक जीवित हैं, क्योंकि वो लंबे हो रहे हैं नाखून और बाल। पर कभी देखे हो पौधों की छाल लंबी होती हुई, नहीं ना। तो जंतुओं में अधिकांश ऊतक जीवित रहते हैं, और पादपों में ऊतक जो है मृत होते हैं। और बाकी सब तो ये सब अभी पढ़ा दिया हूँ। प्रोटीन जो बना होता है 11 अमीनो अम्ल और अमीनो अम्ल से बना होता है। 9 आईएमपी होते हैं जो शरीर को आवश्यक होते हैं या खुद से ले लेता है, गैर नॉन आईएमपी होते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक यदि खोलोगे तो हम उसमें प्रैक्टिस करोगे चैप्टर वाइज, तो कुछ आईएमपी क्वेश्चन है वो मैंने नोट कर लिया था, तो वो देखो।
अब एक कोशिकी बहुकोशिकी दोनों हो सकता है कवक। अब कवक के अंदर कवक क्या है, देखो खमीर है, मशरूम है, जंग लग जाती है, फफूंद लग जाती है, उसको कहते हैं कवक। अब जो जीवाणु रहता है, विषाणु, वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कोशिका दीवारें पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती हैं और इसी को अभी बताया था म्यूरिन कहते हैं। इसी में अब रिलेट करो, पादप कोशिकाएं सेल्यूलोज की बनी होती हैं, जीवाणु पेप्टिडोग्लाइकन के बने होते हैं, कोशिका भित्ति जिसको म्यूरिन भी कहते हैं, और कवक की काइटिन की बनी होती हैं। अब जो क्रोमेटिन आया था, फिर मन के गुणसूत्र हो गया था, वॉल्डेयर ने बताया था 1888 में। उसमें क्या है, क्रोमेटिन जो है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और गैर हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है मिलके। अभी बताया था ना, डीएनए से मिलके बना होता है, हिस्टोन प्रोटीन से, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में प्लास्टिड में अपने डीएनए राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्लास्टिड रहता है, उसमें डीएनए और राइबोसोम खुद के होते हैं। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया और ये दोनों अलग हैं, प्लास्टिड भी, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ लिए। प्लास्टिड क्या है, प्लास्टिड है दोहरी झिल्ली का वर्णक जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। तो प्लास्टिड समझ में आया। इसमें खुद के डीएनए और राइबोसोम मिलते हैं। और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन रूप इसको है। और अपने में अभी बताया हूँ, बस ये वाला, ठीक है। अब देखो, विकासवाद का सिद्धांत, प्राकृतिक वर्ण की अवधारणा, ये दोनों कुछ भी बोल सकता है, डार्विन ने दिया था। अब विकासवाद सिद्धांत मतलब कि समय के साथ क्रमिक बदलाव को कहते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डुबरीज ने दिया था, नई जातियों का निर्माण होता रहता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें अम्ल नहीं पाया जाता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वैसे भी क्षारीय होता है। अब ये बीच में वहीं से एक क्वेश्चन आ गया था, साखित कोशिकाएं यानी नर्व कोशिकाएं। मस्तिष्क में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसको नर्व सेल्स कहा जाता है, पता है, जो कि विद्युत रासायनिक संकेतों को सूचना प्रदान करती है। मतलब कि एकदम से कुछ चुभ गया तुम्हारे हाथ में तो वो संकेत जाएगा माइंड में, फिर माइंड से वापस तुम्हारे हाथ में, तो तुम हाथ हटा लोगे, उसको कहते हैं विद्युत रासायनिक संकेत। अपने शरीर के अंदर विद्युत दौड़ती है पर बहुत कम मात्रा में दौड़ती है, ठीक है। ये रोग होते हैं। और देखो टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या है, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब उसमें से एक क्या होता है, कम हो जाता है, उसको कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। अब पशुओं में जो कोशिका झिल्ली होती है, व्यक्ति नहीं होती, झिल्ली होती हैं पशुओं में और अपने में भी। झिल्ली लिपिड वो होता है, दो स्तर से बने होता है, दो स्तर, यानी कि प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो दो दो स्तर होते हैं, लेयर। अब जो स्लाइडेन एवं स्वान थे उसने कोशिका सिद्धांत दिए थे कि पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही निर्माण होती हैं नई कोशिकाएं। स्लाइडेन ने क्या कहा था, पौधों में दिया था सिद्धांत, और स्वान ने जंतुओं में खोज की थी। अब वो क्या दिया था, देखो स्लाइडेन स्वान का सिद्धांत लागू किस किस में नहीं होता, विषाणु यानी वायरस में नहीं होगा, जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, इन सब में हो जाएगा। अब जो पैक्टीन है, पैक्टीन फलों में दृढ़ता और कोमलता प्रदान करता है, नारियल हो गया, सेब हो गया, कोमल, ठीक है। उसको मुख्य रूप से किससे बना होता है, ठीक है, उसको कहते हैं गैलेक्टोरोनिन अम्ल से बना होता है। अब ये वाला लास्ट वाला देख लो बस। किस कोशिका विभाजन को न्यूक्लीकरण विभाजन के रूप में जाना जाता है, तो अर्धसूत्री विभाजन को। ये आगे पढ़ने आएगा, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। अब आगे देखते हैं, राजधानी है, ठीक है। राजधानी के चारों ओर एकल झिल्ली आवरण होता है जिसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। अब माइक्रोग्राफी का पुस्तक लिखी थी किसने, रॉबर्ट हुक ने। अब आपको पता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भित्ति नहीं पाई जाती, पर एक अपवाद है, वो है माइक्रोप्लाज्मा, जिसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब देखो, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय होते हैं सारे प्रोकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में भी एक अपवाद है जो कि प्रोटिस्टा है, जो कि एक कोशिकीय होता है। बाकी यूकैरियोटिक तो बहुकोशिकीय होते हैं, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय होता है। अब प्रोटिस्टा संघ है एक, ये ऐसे संघ बहुत से आएंगे, प्रोटिस्टा, एनेलिडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, ये संघ हैं, ठीक है। इनके बाद में और डिटेल बताऊंगा, उनके अंदर ही बहुत सारे आते हैं। अब प्रोटिस्टा संघ के अंदर कौन कौन आता है, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ठीक है। ऐसे और भी आते हैं, पर ये 3 IMP हैं, नोट कर लेना। अब जो गुणसूत्र है जो कि हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना था, W वॉल्डेयर ने बताया था उसको,
गुणसूत्र की खोज हॉफमिस्टर ने की थी, ये इसकी, ठीक है, हॉफमिस्टर ने की थी और ट्रांस बर्गर ने की थी। और नामकरण यानी कि हिस्टोन प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र बने थे, ठीक है, क्रोमेटिन मिलकर, तो उसको बताया था वॉल्डेयर ने। अब आपको पता है कोशिका द्रव और केंद्रक की द्रव। कोशिका द्रव जो विभाजन होता है, मतलब और टूटते जाता है, अलग होता जाता है, ऐसा टूट के, ठीक है, ये टूट के अलग हो जाएगा, ऐसा दो बन जाएगा। तो जो विभाजन होता है उसको कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है, और केंद्रक का विभाजन, ये इसका विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। अब देखते हैं झिल्ली रहित कोशिकाएं, जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम। दोहरी झिल्ली वाले मुझे नहीं पता, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, केंद्रक और पैलेट लिपिड। और पशुओं में जो कोशिका झिल्ली बनी होती है वो लिपिड की 2 स्तर से बनी होती है, अभी बताया था, 2 परत होती हैं प्रोटीन की। अब जो रसधानी रहती है उसका कार्य क्या रहता है, ठीक है, अपन ने पढ़े थे अभी। रसधानी के चारों ओर एकल झिल्ली आवरण होता है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब वो रसधानी का कार्य क्या रहता है, अपशिष्टों का उत्सर्जन और अपशिष्टों का भंडारण, ये उसका कार्य रहता है। अब देखते हैं प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड क्या होता है। 2 प्रकार का प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है, ये पेड़ हो गया समझो। प्लास्टिड 2 प्रकार का पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब कई पौधे ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, कई नीचे रहते हैं, दब जाते हैं, जिनमें प्रकाश नहीं पहुंचता, तो उसमें पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और सबसे ऊपरी छोर में जिसमें कि पौधे में सूर्य प्रकाश पहुंचता है उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो वही दिया है, ल्यूकोप्लास्ट रंग नहीं होता या फिर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो उसमें रंग नहीं होगा। और हरी पत्तियां दिख रही हैं, इनमें रंग पहुंच पा रहा है, ठीक है, तो उसको सूर्य का रंग पहुंच पा रहा है, तो क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टार्च और प्रोटीन के स्तर को मतलब कि बनाए रखता है। और जिसमें पौधों में जो कोशिकाएं रहती हैं वो रसोई घर क्या किसको कहते हैं बताऊं, उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पौधों में स्टार्च और प्रोटीनों को भोजन में परिवर्तित कर देता है, इसलिए उसको रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अब देखो ये बहुत आईएमपी टॉपिक है, इससे इतने क्वेश्चन बनेंगे कि क्या ही बताऊँ। डीएनए, ठीक है, अब डीएनए के बारे में पूरा छानबीन कर लेते हैं अपन, कहीं नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। क्रोमेटिन पता है आपको, चलो इससे पहले वो बताता हूँ। सबसे पहले अपन ने केंद्रक द्रव्य पढ़े और कोशिका द्रव्य पढ़े, ठीक है, ये कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है वो धागेनुमा संरचना में पाई जाती है, ना कि इसके जैसे, ठीक है, धागेनुमा संरचना में पाई जाती है, जिसको कहते हैं अपन क्रोमेटिन। ये जो संरचनाएं हैं ऐसी पाई जाती है, इसको कहते हैं क्रोमेटिन। अब सबसे पहले क्या आता है, जीन आता है अपना, जीन, इसके अंदर की डिटेल बताता हूँ। जीन है ये जो बना, ATGC बोलते हैं इसके अंदर। फिर वो जीन, बहुत सारे जीन मिलके डीएनए बनते हैं, ठीक है, ये हो गया पूरा डीएनए। ये एक संरचना को कहते हैं जीन, और ये पूरी संरचनाएं बन के डीएनए बनाती है। और एक तरफ की संरचना आरएनए, मतलब कि डीएनए का जो टुकड़ा है एक मात्र, वो जीन कहलाता है। अब डीएनए मिलकर क्या बनाएगा, डीएनए एक प्रोटीन रहता है, अपने खून में पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन। अब जो हिस्टोन प्रोटीन है वो डीएनए के साथ मिलकर, ठीक है, एक गुच्छा बनाया, वो उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। नाम याद रखना, ठीक है। अब वो जो धागा है वो संग्रहित होकर क्या बनाएगा, गुणसूत्र, ठीक है, ये बन गया तुम्हारा गुणसूत्र इकट्ठे होके। क्वेश्चन क्या बनते हैं ये ध्यान रखना, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है, गुणसूत्र किससे मिलकर बना होता है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब बोला कि क्रोमेटिन किससे मिलकर बना होता है, उसमें रहेगा गुणसूत्र से, हिस्टोन प्रोटीन से, डीएनए से, ठीक है, 3 ऑप्शन रहेंगे, तो आपको क्या लगाना है, हिस्टोन प्रोटीन, ना कि डीएनए, ना ही गुणसूत्र। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है।
अब सब वही चीज़ दिया है, सिंपल सिंपल है, अब लग जाएगा आपको। डीएनए ऐसे क्वेश्चन बने, देखो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपट जाता है, उसको क्या कहते हैं। अब जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लिपट गया, उसको न्यूक्लियोसोम बोल दिए। अब यही क्वेश्चन बन गया, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाता है, क्रोमेटिन का धागा। अब ये तो ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है, क्रोमेटिन के रूप में। अब जब कोशिका विभाजन होगी, एक कोशिका टूट के दूसरी कोशिकाएं से बहुत सारी कोशिकाएं बनेंगी, तुम्हारे हाथ पैर कटेगा तो नई नई कोशिकाएं बनने लगती हैं, जिससे जुड़ जाता है। तो वो क्या करता है, जब नई कोशिकाएं बनने वाला रहता है तो क्रोमेटिन इकट्ठा होकर गुणसूत्र बना लेता है। और गुणसूत्र में क्या रहता है, डीएनए मौजूद रहता है कि पहले जो कोशिकाएं जैसी थी भैया, यहाँ पर भी वही कोशिकाएं सेम सेम बनना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो पैर की जगह हाथ उग क्या जाएगा तुम्हारा, पैर कटा और हाथ निकल रहा वहाँ से, ठीक है। ऐसा होता है संरचनाएं अंदर, बायो पढ़ना पड़ेगा पूरी। लाइन से समझ में आ गया होगा, डीएनए बना, हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा, न्यूक्लियोसोम बन गया, न्यूक्लियोसोम इकट्ठा होकर क्रोमेटिन बना, फिर गुणसूत्र बना। पंडितों जैसे पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। अब जो होते हैं अणु कोशिकाओं के निर्माण, ठीक है, कोशिकाओं का निर्माण और संघनन की सूचना किसके पास रहती है, डीएनए में रहती है। अब कई लोग पढ़े होंगे अनुवांशिका का वाहक किसे कहते हैं, तो अनुवांशिका का वाहक ना कि डीएनए, ना कि क्रोमेटिन, ना कि न्यूक्लियोस, ना कि हिस्टोन प्रोटीन, गुणसूत्र को कहते हैं। अब डीएनए की क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है, डीएनए जो बताया ना अभी, डीएनए का एक क्रियात्मक खंड, उसको कहते हैं जीन। अब जो जीन रहता है उसके पास क्या रहता है, डीएनए के पास प्रोटीन बनाने का कोड होता है। अब क्वेश्चन ये आईएमपी देखो, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है और अनुवांशिकी इकाई जीन को कहते हैं, समझे, नोट कर लो। अब अपन वापस चलते हैं। हाँ तो यहाँ थे, अब वीडियो पॉज करके समझ लो, 2-3 बार रिपीट करो वही चीज़ मन में, फिर आगे ये चीज़ समझ में आएगा। क्रोमेटिन तक पढ़ लिए थे, गुणसूत्र बना था, फिर क्रोमेटिन बना होता है डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, पता है ना, हिस्टोन प्रोटीन के गुच्छों से। अब वो हिस्टोन प्रोटीन की खोज किसने की थी, फ्लेमिंग ने, पेनिसिलिन की भी की थी, बताया था अभी। अब फ्लेमिंग ने खोज तो कर दी, नामकरण किसने किया था, नामकरण कर दिया था गुणसूत्र, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन क्रोमेटिन का नामकरण गुणसूत्र किसने किया था, 1888 में वॉल्डियर ने। अब चलो वॉल्डियर ने तो नामकरण कर दिया गुणसूत्र, वो खोज कर दी, अब नामकरण कर दिया। अब गुणसूत्र नाम किसने दिया था, गुणसूत्र नाम दिया था हॉफमिचर और एक और कौन सा था, स्ट्रॉसबर्गर ने। और इसने खोज करने के बाद कहा क्या था उसको, अनुवांशिकी जानकारी का वाहक क्या होता है, गुणसूत्र। अब इतना तो आप सबको पता ही है, अब यहाँ से देखते हैं। डीएनए बना क्या किससे होता है, न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये देखो बताता हूँ, ये होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड्स, इसमें होता है पेप्टोज यानी कि शर्करा शर्करा, और होता है नाइट्रोजन बेस, और इसी के साथ इस तरफ भी होता है एक तत्व, उसको कहते हैं फास्फोरस। मतलब डीएनए के अंदर ये दोनों होते हैं। फिर इसके अंदर आता है शुगर और न्यूक्लियो बेस। अब नाइट्रोजन बेस में क्या क्या होता है, एटीजीसी, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। अब ये थायमिन क्या करता है, थायमिन की जगह हटा के यूरेसिल लगा दिए तो आरएनए बन जाता है। ये बाद में पढ़ेंगे, अभी अपन वापस उसी में आते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, उसमें शुगर पाई जाती है, न्यूक्लियो बेस एटीजीसी पाया जाता है, और क्या पाया जाएगा, फास्फोरस पाया जाएगा। सबसे पहले संश्लेषण किसने किया था, डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था 1959 में। नाम ये वाले याद रखो अच्छे से, क्या किया था, संश्लेषण। अब देखो डीएनए के अंदर ना पॉलीमरेज नामक कुछ पाया जाता है, उसको डीएनए से अलग किसने किया, उसको भी आर्थर कॉर्नबर्ग ने अलग किया था। अब जो पॉलीमरेज रहता है ना, वो है क्या, वो क्या करता है, डीएनए की मरम्मत करता है, प्राकृतिक बनाए रखता है संरचना, मतलब कि, और रख रखाव करता है उसका, पॉलीमरेज। अब डीएनए का संश्लेषण अलग हो गया। अब खोजकर्ता कौन था, वो था फ्रेडरिक मिस्चर ने उसकी खोज की थी।
और काहे में खोज की थी? जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स रहते हैं ना अपने ब्लड के अंदर, उसमें डब्ल्यूबीसी के अंदर खोज की थी उसने। और सिर्फ डब्ल्यूबीसी के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता। 1868 में खोज कर दी। और ये भी बड़े हो गए डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की संरचना, उसकी खोज 1953 में वॉटसन और क्रिक ने की थी। अब ये हो गया डबल हेलिक्स। अब ट्रिपल हेलिक्स की खोज किसने की थी? 3 प्रकार की संरचना, वो अपने भारत के गोपाल थे। ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है, डीएनए से कई चीज़ चेक कर ली जाती है। अब डीएनए फिंगरप्रिंट की एलेक ने की थी। और ये हो गया विदेशी था। अब भारत में किसने की थी? लेकिन भारत में की थी लालजी सिंह ने की थी। ठीक है। तो कुछ भी पढ़ो भाई, तुम ऐसा उसको डिटेल से समझ के पढ़ना ही पड़ेगा। और पहले तो कोई यूट्यूब चैनल से वीडियो लेक्चर देख लो 2-3, और फिर बाद में तुम पीवाईक्यू में उतरना, और 11th 10th की बुक से भी पढ़ लो ये टॉपिक। फिर बाद में पीवाईक्यू में उतरोगे, 4 ऑप्शन को अच्छे से डिटेल समझना, भले ही पूरा दिन चले जाए। एक टॉपिक जैसे डीएनए को समझने में भले तुम्हारा पूरा दिन चले जाए, चले जाने दो, पर एक बार पढ़ लोगे ना तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तुमको इस टॉपिक में 1 दिन लग रहा है, तो तुम यदि 10 दिन बाद ही पढ़ोगे तो भी तुम 1 ही दिन लोगे। मतलब कि जो टॉपिक जितने दिन मांगता है कि इतने दिन में ख़त्म होऊंगा तुम्हारा, तो तुमको उतने दिन देना ही पड़ेगा, चाहे आज दो चाहे परसों दो। यदि तुम बाद में उसी टॉपिक को पढ़ोगे तो तुमको ज़्यादा समय देना पड़ जाएगा उसमें। और यदि समझ के नहीं पढ़े तो आज भी 1 घंटे दोगे, कल भी 1 घंटे दोगे, और दोबारा जब भी पढ़ोगे पेपर के पास बहुत समय बर्बाद होता है। इसलिए समय का टेंशन मत लो, बस आराम से पढ़ो, डीपली समझ के पढ़ो। अब इसमें कई क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा हूँ, तो वो क्वेश्चन समझो मेरे को बनते हैं, बुक में छपा हुआ है, बहुत सिंपल भी है, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारी जगह से करो। ऐसे प्रैक्टिस कर लो कि क्वेश्चन छूटे ना, और छूटे भी तो तुमको इतना पता हो कि वो नया क्वेश्चन भी बनाए तो तुमको वो बन जाए। ठीक है, गुड बाय।